अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स का पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे और उसमें हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है और चार्ज नंबर क्या है, मास नंबर क्या है और मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर एंड पे हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द फिजिक्स अबाउट न्यूक्लियस। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं और उनमें अहम तरीन जो पार्टिकल्स कौन से हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं? न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब कोई भी जो न्यूक्लियस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस सूरत में हम लिख सकते हैं जी। न्यूक्लियस को नीचे उसका चार्ज नंबर आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो है ये हम मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, Z। और Z को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ, इसे हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्ज नंबर। Z इज कॉल्ड द चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, एक ही नाम है। प्रोटॉन नंबर, चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारा हम किसको कहते हैं? Z को कहते हैं। ये ऊपर जो है एटॉमिक मास नंबर है, इसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। मास नंबर ये किसके बराबर है? ये जो A होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर है। तो जो P है ये किसके बराबर है? Z के। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में क्या आ गए? A माइनस Z। तो यहां पर आप एक MCQ लिख सकते हैं कि अगर फर्ज करें यूरेनियम 92-238 है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी? 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 238 माइनस 292। 238 माइनस 92 कितना आ जाएगा? 146। 146 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देंगे। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल पार्ट है एटम का। तो किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर 99.9% जो मास है किसी एटम की, द 99.9% मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो है उसकी जो टोटल मास है वो एटम की 99.9, ये बाकी जो थोड़ी सी 0.1% किनकी मास है? इलेक्ट्रॉन्स की मास है। समझ आ गई बात? जो एट न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का जो डायमीटर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 10⁻⁻15 मीटर या कुछ किताबें जो है वो 10⁻⁻14 मीटर। तो ये आप समझ लें कि 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर है।
और एटम का साइज कितना होता है, एटम का जो डायमीटर है वो कितना होता है जी, वो होता है जी 10⁻⁻10। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁵ टाइम्स लेस है किससे, एटम के साइज से। सो 10⁻⁵ टाइम्स लेस देन द साइज ऑफ द एटम। तो एटम का साइज कितना हुआ 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज कितना हुआ 10⁻⁻15 वो -10, तो कितनी पावर का फर्क हुआ 5 का। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। अब चार्ज नंबर का मामला हो गया, मास नंबर का मामला भी हल हो गया। एक न्यूक्लियस से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें जरा, न्यूक्लियस को बेटा इस तरह से लिखने को, ZA लिखने को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब उसके बाद बेटा ये देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स यहां लिख लें, इधर अगर हम लिख लें आइसोटोन्स, चलें। आइसोटोप्स बेटा क्या होते हैं जी, हैविंग सेम Z, ठीक है, डिफरेंट A। Z सेम होगा, A डिफरेंट होगा। Z सेम है, इसका मतलब है आप ये देख लें कार्बन 13, कार्बन 14, तो दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इनमें Z सेम होगा, Z सेम होगा लेकिन A डिफरेंट होगा, A डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, ये कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है, ठीक है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी एक मिनट जरा इसको चेक कर लें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है इनके बारे में, ठीक है जी। आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, यही मैंने आपको बताया है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक होगी बात। आइसोटोप्स क्या हो गए, हैविंग सेम Z बट डिफरेंट A, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे दो एटम्स जिनका इसका उलट, इनका सेम A होगा बट डिफरेंट Z हो, A सेम बट Z डिफरेंट, A सेम होगा लेकिन Z जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे ये हमारे पास अगर हम देखें कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इनमें क्या है, A सेम है लेकिन Z जो है वो डिफरेंट है। सो ऐसे एटम्स जिनका A सेम हो, एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। और आइसोबार्स जो हैं चूंकि एटम्स ही डिफरेंट हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। ठीक होगी बात जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है जी, तीसरे नंबर पे आइसोटोन्स।
आइसोटोन्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके सेम न्यूट्रॉन नंबर्स, यानी न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई में जो है वो क्या हो, सेम हो। आप इसमें जरा गौर करो कि कार्बन 14, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 8, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 7, तो इसका मतलब है ये आइसोटोन्स नहीं है। लेकिन मैं अगर यहां पर कार्बन 13 ले लूं और ये नाइट्रोजन 14 है, अब आप ये देखें कार्बन 13 भी जो है वो आइसोटोप है किसका, कार्बन का। तो अब इनमें आप जरा गौर करें, इनमें ना तो ए सेम है ना जेड सेम है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालें तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। सो दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर और हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो इसमें आपको पता चल गया जी आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है मैस डिफेक्ट एंड बर्निंग एनर्जी। ठीक है, मैस डिफेक्ट ये है कि अगर एक न्यूक्लियस जो है, अगर न्यूक्लियॉन्स मिलकर यानी अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियस बना दें, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सम ऑफ द masses of the nucleons, the sum of the masses of the nucleons is always greater than the mass of the nucleus. It means the some mass here, some mass is missing. This missing mass is called mass defect. So what is mass defect? The sum of the masses of the nucleons is always greater than the mass of the nucleus. This difference in mass is called mass defect. अब ये जो mass है ये मिसिंग mass किधर चलेगी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, and this energy is called burning energy. So the energy released when nucleons are combined to form a nucleus, that released energy is called binding energy. इसका उलट भी है कि that energy which is required to break a nucleus into its nucleons. अगर न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी हमें मिलेगी, और वो एनर्जी जो मिली है वो दोबारा इस न्यूक्लियस में लगा दें तो फिर क्या होगा, वो दोबारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ये न्यूक्लियस बदल जाएगा. सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. अब मैच डिफेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? मैच डिफेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं जी कि टोटल प्रोटॉनों, कितने किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, Z, सारे किसी भी न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉनों की मैस प्लस सारे न्यूट्रॉन्स की मैस, ये टोटल मैस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस द मैस ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट. सो और उस मैस डिफेक्ट को हम अगर c² से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक क्या आ जाएगी जी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, अब ये 2-3 चीजें हमें रटा लगानी है, हमें याद होनी चाहिए. व्हाट इज द मैस ऑफ प्रोटॉन? मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1.007276 एटॉमिक मैस यूनिट, 7276 एटॉमिक मैस यूनिट. किलोग्राम में ये कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg मैस ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, लेकिन हमने एटॉमिक मैस यूनिट में याद रखनी है 1.007276 एटॉमिक मैस यूनिट. इसी तरह से मैस ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1.0086, इस तरह से आपने याद रखना है 1.008665. ठीक है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट किलोग्राम में कितना है, 1.667 × 10⁻27. और इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है ये देखो E इज इक्वल टू mc² है. अगर हमें कहा जाए कि 1 किलोग्राम एनर्जी
1 किलोग्राम मैस कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर हम 1 kg लगा देंगे और 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 × 10⁻16 जॉल आ जाएगा। यानी 1 किलोग्राम मैस जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। क्लियर। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो वो आंसर आ सकता है। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, 931.5 MeV के। यानी 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV। ये आपने याद रखना है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट को अगर इतनी मैस को अगर एनर्जी में बदला जाए तो वो इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट होगी 931.5 MeV के। अब यहां से देखें बेटा, ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे लिए बड़ा अहम है कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और किसके दरमियान है जी, ए के दरमियान, एटॉमिक मैस नंबर के दरमियान। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये देखो ना, ये आप समझ लें कि अगर आपने 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर एक हीलियम न्यूक्लियस बना दिया, लेट्स से, तो अगर इसमें एनर्जी फर्ज करें, टोटल एनर्जी हमें कितनी यहां रिलीज हुई जी, 28 MeV, लेट्स से 28 MeV। इस रिएक्शन में अगर 28 MeV रिलीज होगी तो एक के हिस्से में कितनी आएगी, एक के हिस्से में कितनी आई जी, बताओ जी। एक के हिस्से में बेटा कितनी आई, इसको कितने न्यूक्लियॉन्स ने हिस्सा लिया, 4 ने, तो 7 MeV पर न्यूक्लियॉन आंसर आ जाएगा। यानी अगर इसमें, इस रिएक्शन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, व्हेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, लेट्स से द बाइंडिंग एनर्जी इज 28 MeV। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल न्यूक्लियन कितने उसमें 4, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम 4 पे डिवाइड कर दें तो दैट इज 7 MeV, अराउंड अबाउट 7 MeV पर न्यूक्लियन। सो टोटल एनर्जी 28, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें तो दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो ग्राफ है ये किसी भी न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी नहीं दिखाई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जो एक के हिस्से में आई, एक न्यूक्लियन के जो हिस्से में आई। ठीक है। अगर ये सवाल इस तरह से आ जाए, आपसे अगर पूछ लें कि ऐसे छोटा सा कि अगर लेट्स से मैं इसी को बढ़ा देता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इज 7.8 MeV, या 7 MeV, सॉरी 7 MeV। What is the total energy released when 2 protons and 2 neutrons are combined to form a nucleus? और जो है वो 2 ड्यूट्रियम एटम जो है, ऐसे भी हो सकता है, ड्यूट्रियम एटम जो है वो मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बना दें। सो व्हाट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन दिस केस, टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस केस इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इज 7 MeV। सो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड फॉर क्या होगी जी, समझ आ गई बात, क्लियर। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं जी, ठीक है जी। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई और टोटल एनर्जी का पता करना हो तो वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये देखो ये ग्राफ ये क्या जाहिर कर रहा है, ये ग्राफ ये जाहिर कर रहा है
कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन ए। ठीक है, हीलियम के लिए ये तकरीबन 7 के करीब, मैंने अभी कहा आपको, हीलियम 4 के लिए 7 के करीब है। ठीक है, इधर हीलियम 3 है, हीलियम 3 भी एक आइसोटोप है। इसी तरह से कार्बन और जरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऑक्सीजन और थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसका मतलब है हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कार्बन से कम है, कार्बन की हीलियम से ज्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, और ये काम चलता 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 कहां तक पहुंच गया? आयरन तक पहुंच गया। इस ग्राफ से 4-5 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है इट इंक्रीजेज विद ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद ए, इंक्रीजेज विद ए। ए के बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, लेकिन कहां तक? अप टू आयरन 56, अप टू आयरन 56, आयरन 56 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आयरन 56 की मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन 56 इज 8.8 MeV, which is maximum. So binding energy per nucleon increases with A, ठीक है, एवरेज, ऑन द एवरेज इट इंक्रीजेज विद ए, लेकिन इट हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर आयरन 56। तो ये कहां तक इंक्रीज करेगी? कहां तक इंक्रीज करेगी? आयरन 56 तक, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8.8 MeV। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तकरीबन जो है A50 से लेकर 80 तक, एटॉमिक मास नंबर 50 से लेकर 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A50 से लेकर 80 तक 8.7 MeV है। यानी आयरन से थोड़ी सी कम, तो थोड़े से कम, और ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, यहां तक तकरीबन आप समझ लेंगे स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ना छोटे वाले ना बड़े वाले, जो मिडिल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर ना थोड़ा हो, कम हो, ना बहुत ज्यादा हो, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, मीडियम जो दरमियान वाले जो पार्टिकल्स हैं, दरमियान वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे आर मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियाई ऑफ हैविंग स्मॉलर मास, और स्मॉल मास आर न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हाइड्रोजन 1 जो लाइटर एटम है सब, ठीक है, इसमें चूंकि प्रोटॉन ही एक होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, तो नो मास डिफेक्ट, नो बाइंडिंग एनर्जी। तो इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या मास डिफेक्ट, इसका मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। कौन से वाले की? 1H1 की, 1H2 की नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हमने कंबाइन करना होता है। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रियम ये लिख दी है 2.23 MeV, ये थोड़ी सी आपने याद रखना है। मीडियम न्यूक्लियाई आर हाईली स्टेबल, ये मीडियम न्यूक्लियाई दे आर ज्यादा स्टेबल हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक होगी बात जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है, इट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। सो जितनी किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है जी? तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज आयरन।
इस तरह से मैच्ड इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये भी आप इसमें देख सकते हैं, ये पढ़ भी सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहां पर ये अभी मैं बात आपको थोड़ी देर में बताता हूं, चूंकि ये रिएक्शन आगे आने वाला है, इसलिए वहां पर इस रिएक्शन की बात करके फिर आपको बताते हैं। क्लियर होगी बात जी? अब नेक्स्ट चलते हैं जी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर। अच्छा, दो बातें और मैं यहां समझाना चाहूंगा आगे जाने से पहले। बेटा, अगर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, जैसे मैंने कहा एक ड्यूट्रियम और प्लस ड्यूट्रियम मिलके हीलियम बना दें, ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी, 2.23। ड्यूट्रियम की कितनी जी, 2.23। हीलियम की कितनी, 7। हीलियम की बेटा कितनी, 7। इसका मतलब है अगर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो वो स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होके दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जो न्यूक्लियाई आएंगे वो क्या होगा, ऐसे रीजन में न्यूक्लियाई आएंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हैवी न्यूक्लियस है उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब है छोटे मिलकर बड़ा बनाएं या बड़ा टूट के छोटे बना दें, हम एक ऐसे रीजन की तरफ आएंगे जो कि मोर स्टेबल है। हमेशा न्यूक्लियाई जो हैं ये स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये हम फ्यूजन और फिशन रिएक्शन जो है वो आगे चलकर हम इन पर बात करेंगे। ठीक है जी। नो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी जो है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, 82 से ज्यादा है, दे एमिट सर्टेन रेडिएशंस व्हिच आर कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड, ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो एलिमेंट्स ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। So this radioactivity is discovered by Henry Becquerel in 1895, I think, in 1896. ठीक है, 1896 में, in 1896 Henry Becquerel discovered this radioactivity. कितनी किस्म की रेडिएशन एमिट होती है जी किसी न्यूक्लियस से? 3 किस्म की, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा जो है, अल्फा एमिशन क्या होगा अगर एक न्यूक्लियस, अच्छा उससे पहले जरा एक मिनट देखें, एक टर्म हम बोलते हैं जी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होती है कि अगर एक न्यूक्लियस अल्फा या बीटा एमिट करके एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। और पहले वाले न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट न्यूक्लियस। और जो बनेगा अल्फा या बीटा एमिट करने के बाद दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, अल्फा एमिशन जो है, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा एमिट करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर 4 कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज +2e होगा, +2e। उसकी जो मास है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है, इसलिए इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। सो व्हेन अ न्यूक्लियस emits an alpha particle, its mass number decreases by 2, charge number decreases by 2 and mass number decreases by 4। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिख लिया, यूरेनियम थोरियम बन गया एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके,
रेडियम जो है वो रेडॉन में कन्वर्ट हो गया एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके। अच्छा, ये पेरेंट एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, दिस इज डॉटर एलिमेंट। अगर एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियस अल्फा एमिट करता है तो उसके जो पेरेंट और डॉटर एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं कि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो फर्क है वो सेम होगा। मसलन आप ये देखें, ये 238 है, 92 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो फर्क है दोनों न्यूक्लियाई में सेम होगा। जैसे मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, 238 में से 238 में से 92 माइनस करें तो ये आ जाएगा 146। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 92 हो गए। फर्क कितना हुआ बताओ? n माइनस पी कितना हुआ? फर्क कितना हुआ बेटा? 54 का। अच्छा, इसी तरह से ये देखें 234 और 90, 234 में से 90 माइनस करें तो इसका मतलब ये हुआ कितने हो गए जी? 144, ठीक है, 144 न्यूट्रॉन हो गए। तो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 90 है, तो 144 में से 90 माइनस करें तो कितना आएगा? 54 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोडायफर्स कहते हैं। सो जब कोई न्यूक्लियस अल्फा एमिट करता है तो जो पेरेंट और डॉटर जो न्यूक्लियाई होते हैं, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोडायफर्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बीटा एमिशन। जब बीटा एमिट होता है, बीटा दो तरह के हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट ये तार इधर कर लें। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है, अगर एक न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वैसे एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट कब करेगा? अच्छा, ये जो रिएक्शन है, जब एक न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करेगा विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनेगा। क्या बनेगा जी? एंटी न्यूट्रिनो। अब नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब हमें मिलेगा? नेगेटिव बीटा पार्टिकल हमें तब मिलेगा जी, कब मिलेगा? नेगेटिव बीटा पार्टिकल तब मिलेगा बेटा जब एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किस में बदल जाएगा? एक प्रोटॉन में बदल जाएगा। जब न्यूट्रॉन किस में बदलेगा? प्रोटॉन में बदलेगा, तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा और प्लस एंटी न्यूट्रिनो भी होगा। अच्छा, जो बीटा पार्टिकल है, बीटा एमिशन है, चाहे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है या नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। ये कब होगा जी? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल हमें मिलेगा, प्लस न्यूट्रिनो मिलेगा, उसमें एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है, इसमें ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो है, ये पॉजिट्रॉन है, हमारा पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गई बात? अच्छा, ये कब मिलते हैं? जब मैंने कहा कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदले तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले तो पॉजिट्रॉन हमें मिलेगा यानी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा, साथ में न्यूट्रिनो मिलेगा। अच्छा, दोनों सूरतों में ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी इधर भी, लेकिन जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल मिलता है तो Z 1 बढ़ जाता है,
लेकिन जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल मिलता है तो Z एक कम हो जाता है। अच्छा, अब ये देखो, हमने शुरू में पढ़ा था यहां पर आइसोबार्स में। आइसोबार्स में क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके A सेम हो, Z डिफरेंट हो। तो इसमें मैंने एग्जांपल भी दे दी कि थोरियम ने अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट किया है तो प्रोटेक्टेनियम बना, तो थोरियम और प्रोटेक्टेनियम 91 90 Z डिफरेंट हो गया, लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट है ये दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। उसमें क्या कहलाते थे, उसमें बेटा क्या कहलाते थे, आइसोडायाफिल्स कहते थे अल्फा मिशन में, ठीक है। बीटा मिशन में पेरेंट और डॉटर एलिमेंट जो है दे आर कॉल्ड आइसोबार्स, हैविंग सेम A बट डिफरेंट Z। ठीक होगी बात। अच्छा, एक MCQ और है, जरा गौर करो जरा। अगर इधर ऊपर वाली मामले में नेगेटिव बीटा पार्टिकल में क्या हुआ है, न्यूट्रॉन एक कम हो गया, न्यूट्रॉन बदल गया ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। इसका मतलब है न्यूक्लियस में से क्या हुआ है, न्यूट्रॉन एक कम हो गया, Z बढ़ गया। इसका मतलब है अगर न्यूट्रॉन ये ऊपर वाली रकम कम हो जाए तो और नीचे वाली बढ़ जाए तो जवाब क्या आएगा, जवाब कम आ जाएगा। इसका मतलब है N और Z की जो रेशो है वो उसमें कमी आ जाएगी, N/Z रेशो डिक्रीजेस। इसी तरह से इसमें क्या हुआ, N एक बढ़ गया, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल में प्रोटॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया, ये बढ़ गया। तो इसलिए ये जो है ये रेशो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज कर जाएगी। पेरेंट और डॉटर एलिमेंट्स आइसोबार्स कहलाएंगे। अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो क्या होगा जी, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात क्या है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब एमिट होगा और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कब एमिट होगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो इसमें नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होगा। लेकिन अब मामला यह है कि आखिरी इसमें MCQ जो आ सकता है वो क्या है कि बीटा मिशन को कौन सी फोर्स है जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा मिशन, बीटा मिशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो आप यहां लिख सकते हैं फॉर बीटा मिशन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स फॉर बीटा मिशन। सो यहां से आगे चले जी, गैमा मिशन कब होगा, गैमा मिशन तब होगा जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा। देखिए आपने एक्सरेज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं तो क्या होता है, दे एमिट रेडिएशंस, सॉरी हायर ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जब वो किसी हायर स्टेट में जाएंगे तो दे आर कॉल्ड एक्साइटेड। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी एक्साइट करेंगे अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ तो क्या होगा, दे एमिट रेडिएशंस। ऐसा ही है यहां पर भी, ऐसा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं KLMN, ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियस की भी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और उनका नाम भी इसी तरह का ही होता है, KLMN एंड सो ऑन। सो न्यूक्लियस की भी एनर्जी स्टेट्स हैं। अगर न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट की बजाय किसी एक्साइटेड स्टेट में हो, और वो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा सकता है, बाय एमिटिंग ईदर बाय अल्फा और बीटा पार्टिकल, अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करके वो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है,
या क्या हो सकता है कि हम किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर क्या करें, रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करें और उनको हम क्या बना लें जी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव बना लें। जैसे आयोडीन है, जैसे आयोडीन 131 है, उसके बाद और क्या है, कोबाल्ट 60 है, फास्फोरस है, बात समझ में आ गई। तो फास्फोरस 32, ये सारी जो हैं दे आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, दे आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। तो मैंने यहां गैमा के लिए एक एग्जांपल भी दी है, निकल 60 जो है, कोबाल्ट 60 भी है, निकल 60 भी है, अगर इसमें से गैमा एमिट कर दे। लेकिन इसके लिए गैमा एमिशन के लिए जरूरी है कि किसी भी न्यूक्लियस का कहां होना जरूरी है जी, वो एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है, कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो वो गैमा रेडिएशंस एमिट करेगा। गैमा जो है ये फोटोन है जी, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी रेस्ट मैस कितनी है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इसमें ये देखें, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है और डॉटर एटम है, पेरेंट एटम और डॉटर एटम कह लें, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। एक आइसोमर की डेफिनेशन आप करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और वो है कि दो एटम्स एक दूसरे का या दो एलिमेंट एक दूसरे का जो है वो आइसोमर्स कहलाएंगे अगर, या दो कंपाउंड कह लें, जिनका केमिकल फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। ये तो डेफिनेशन है किसकी, केमिस्ट्री की। लेकिन फिजिक्स में भी आइसोमर्स होते हैं। हम फिजिक्स में आइसोमर्स किन्हें कहते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर सेम हो, लेकिन उनकी एनर्जी स्टेट डिफरेंट हो। यानी आप समझे ये ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर उन दो एटम्स की एनर्जी स्टेट डिफरेंट हो जबकि उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोमर्स। क्लियर होगी बात, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोमर्स। सो और जब गैमा मिशन होती है तो फिर मैंने कहा कि ए पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2-3 बातें इनमें अल्फा बीटा गैमा के लिए आपको लाजमी तौर पर याद रखनी चाहिए। नंबर 1, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गैमा बीटा से ज्यादा, बीटा की जो है वो अल्फा से ज्यादा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर न्यूट्रॉन भी बीच में हो तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर जो है वो गैमा से भी ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन, आई से मुराद आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन पावर अल्फा की सबसे ज्यादा है, बीटा की उससे, मतलब अल्फा की बीटा से ज्यादा, बीटा की गैमा से ज्यादा। स्पीड ऑफ गैमा सबसे ज्यादा है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बीटा की 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अल्फा की स्पीड जो है वो 10⁷ मीटर पर सेकेंड तकरीबन होती है। अच्छा, जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा निकलते हैं तो तमाम अल्फा की जो है वो एनर्जी सेम होती है। अल्फा, ऑल अल्फा पार्टिकल्स emitting from a nucleus, they have same energy, but बीटा की एनर्जी डिफरेंट होगी और गैमा की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। बीटा की एनर्जी भी मुख्तलिफ हो सकती है और गैमा की एनर्जी भी मुख्तलिफ, वेरिएबल एनर्जी है गैमा की भी, बीटा की भी क्या है, वेरिएबल एनर्जी है। अल्फा जो है ये सेम एनर्जी से अमिट होंगे। अच्छा, अब ये देखो, गौर करो, अब इस सारे आर्टिकल को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इनमें इसके जो पास पेपर्स के कुछ सवालात हैं मेरे पास, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए और वैसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन पहला सवाल है इसमें, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल emitted during phenomena of radioactivity। आप ये देखिए, ये पास पेपर का सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, तो आप खुद ही बताएं, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्या चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पर? +2e चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा जी? +2e चार्ज होगा, 2 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज होगा। ये जवाब है।
दूसरा सवाल देखें जी, a radioactive nuclide decays by emitting a alpha particle and a beta particle and a gamma particle. The change in nucleon number, न्यूक्लियन नंबर किसे कहते हैं? ए को। न्यूक्लियन नंबर जो है ये इसे किसे कहते हैं? ए को। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक न्यूक्लियस से क्या हुआ जी, एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, ये जेड ए है, फिर उससे एक बीटा पार्टिकल एमिट हो गया और एक गैमा पार्टिकल एमिट हो। तो वो कहता है जी कि न्यूक्लियन नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, न्यूक्लियन नंबर पे सिर्फ अल्फा एमिट होने से फर्क पड़ता है, ए पर बीटा के एमिट होने से भी फर्क नहीं पड़ता, गैमा से एमिट होने से भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने सिर्फ न्यूक्लियन नंबर कहा है, दिस इज न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियन नंबर पे कितना फर्क पड़ेगा जब एक न्यूक्लियस से एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा एमिट हो? तो कितना फर्क पड़ गया जी? 4 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये कहा जाए जेड पे क्या फर्क पड़ता, अगर यही सवाल ये बना दिया जाता कि जेड पे कितना फर्क पड़ता, तो देखो इस एमिट होने से 2 कम होता, -2। इधर बीटा से मुराद नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, जब जनरल बात करेंगे तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल ही होगा। इसका मतलब है इससे एक बढ़ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसका मतलब है जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? -1 का। जेड कितना कम होगा जी? अगर एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा एमिट हो, एक में कमी होगी। ठीक है, एक कम होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियन नंबर पे कितना फर्क पड़ गया? 4 कम हो गया। तो ये सवाल था जी, ये पास पेपर का सवाल था। फिर है जी नेक्स्ट, इन अ रेडियो एक्टिव फिनोमिना ऑब्जर्वेशन शोन इन द फिगर वेयर अल्फा डेविएट्स लेस देन बीटा in some electric or magnetic field shown in the figure, what is the reason of less deviation of alpha? जी हमें पता है कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास, आप समझ लें, ये अगर यहां से लेट्स से कि ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहां पर ये हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव प्लेट है, तो गैमा पार्टिकल तो सीधा गुजर जाएगा यहां से मिट होने के बाद। जो बीटा है वो इधर, जो गैमा है अल्फा है वो इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब आप ये देखें, बीटा में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, अल्फा में डिफ्लेक्शन कम होगी। क्यों डिफ्लेक्शन कम होगी? क्योंकि अल्फा जो है वो क्या है? हैवी है, तो वो अपने रास्ते से कम मुड़ेगा, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगी? कम होगी, हैवियर होने की वजह से जी। नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एमिशन ऑफ बीटा ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी? जी बताएं जी। वो कहते हैं कि कौन सा फिनोमेना होगा जब बीटा एमिशन होगा? बीटा एमिशन में क्या होगा? वो ऑप्शंस हैं कि ए इंक्रीजेज 1 एंड जेड रिमेन सेम, ये इसने बताया। नेगेटिव बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो क्या होगा? जेड एक बढ़ जाएगा, ए जो है वो सेम रहेगा। ये आपने आंसर देना है, ये भी पास पेपर का सवाल था। उसके बाद जी, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, एमिशन ऑफ रेडिएशंस जो अल्फा बीटा या गैमा का जो एमिशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। सो emission of radiations is independent of temperature and pressure. So emission of radiation is independent of temperature and pressure. So radioactivity is totally a nuclear phenomena. It is a random process. ये random process है। ठीक है, random process से मुराद ये है कि अगर एक न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो अल्फा पार्टिकल है वो थोड़ी देर के बाद निकल आए, 1 मिनट के बाद निकल आए, हो सकता है कि वो 1 साल के बाद निकले, हो सकता है कि वो 10 सालों के बाद हो। तो इट इज टोटली अ रैंडम प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द रैंडम प्रोसेस। ठीक होगी बात जी। सो सवाल क्या था? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड
प्रेशर। नेक्स्ट सवाल है जी, अमंग द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विच हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो ये मैंने आपको बता दिया, तीनों रेडिएशन में से पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है? किसकी है जी? गैमा की। ठीक है जी। उसके बाद है जी अल्फा के बारे में पूछा हुआ है कि अगर अल्फा एक न्यूक्लियस में से मिट होगा तो उसके जेड और ए पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में पूछा है कि वो क्या होते हैं, वो आप बता दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा जो एमिशन होगा? अल्फा एमिशन होगा, बीटा एमिशन होगा, गैमा एमिशन होगा। न्यूक्लियर में रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शंस जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो इस सूरत में तो यहां पर जो है वो बीटा ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। इसी तरह से एक सवाल है जी, एक सवाल और यहां पर है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप W डिकेज टू X विच डिकेज टू Y एंड Z एज शोन इन द फिगर। एक फिगर उन्होंने दी हुई है, ठीक है, कि W जो है वो X में कन्वर्ट हो गया, X Y में कन्वर्ट हो गया, Y Z में कन्वर्ट हो गया। ये एक सवाल है। W में से अल्फा मिट हुआ है, इसमें से बीटा मिट हुआ है, इसमें से जो है वो गैमा मिट हुआ है। नहीं, ये पहले बीटा है, फिर अल्फा है, फिर अल्फा है। तो सवाल क्या पूछा है जी? सवाल ये है, व्हाट इज द चेंज इन Z फ्रॉम W टू Z, यानी चेंज इन Z, Z में क्या फर्क आएगा? Z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या फर्क आएगा बताएं जी। एटॉमिक नंबर में आप देखें, अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, पहले मैं इसमें पार्टिकल में बीटा मिट हुआ, फिर अल्फा मिट हुआ, फिर एक और अल्फा हो गया, तो कितने अल्फा हो गए जी? 2। इसका मतलब है 2 अल्फा मिट हुए तो Z कितना कम हो गया? एक अल्फा में -2, फिर -2, एक बीटा में +1, तो फिर कितना जवाब आ गया बताओ? इन सारों को हल करें तो फिर क्या होगा बेटा? यहां तक चेंज कितनी आएगी? -3 चेंज आ जाएगी। समझ आ गई बात? और अगर कहा जाता कि ए में कितनी चेंज आती, तो इससे एक -4, इसमें -4, तो कितनी चेंज आ जाती? -8 की। क्लियर है? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। 2017 में ये MD कैट के पेपर में आया हुआ है, द मैस ऑफ रेडियम एटम डिक्रीजेस बाय 8.60 into 10⁻³ kg, मैस डिफेक्ट इक्विवेलेंट टू एनर्जीज। ठीक है, वो कहते हैं जी रेडियम की जो मैस है वो इतनी डिक्रीज हो गई कोई रिएक्शन करने के बाद। कितनी डिक्रीज हो गई? 8.60 into 10⁻³ kg, इतनी उसमें मैस में कमी आ गई। इसका मतलब है यही फिर क्या हुआ? मैस डिफेक्ट हुआ। अब उन्होंने जो जवाब दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, उनको जरा देखो कि जो आंसर हैं इसमें ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 4.8 MeV, 4.8 MeV। बी ऑप्शन है 84 into 10⁻27 MeV। ठीक है, और बी सी डी इस तरह की ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं। अब आप ये देखो, आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये जरा गौर करो। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 AMU जो है, 1 AMU जो है वो कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। यानी इतनी जो मैस है,
इतनी जो मैस है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है MeV में? ये देखें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट हुई जी? 931 MeV। क्लियर? तो 1 किसकी इक्वल आ गई जी? अगर हम यूनिट मेथड लगाएं 931 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो और इतनी मैस कितनी होगी? इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 8.60 इंटू 10⁻³ इंटू 931 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसको हल करना है। हल करने का देखो आसान जो मेथड है, आसान जो तरीका है, ठीक है, उसमें ये देखो, इसमें बेटा देखो, अगर हम पहले 10 की पावर को सॉल्व करें जरा, ये 10 की पावर है, इसको भी 10 की पावर बना लें, इसको ये देखें, ये तकरीबन मैं अगर इसे यहां ले आऊं ना तो तकरीबन 1 बन गया, 0.931, इसका मतलब क्या हुआ? तकरीबन 1 बन गया। तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 ये हो गया। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसे ऊपर ले 10⁻27 आ गया, ठीक है। ऑप्शंस में वैसे तो यहां पे जवाब बन जाता है कि ऑप्शंस में 10⁻+27 MeV एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर आपने इधर वाला भी थोड़ा सा फर्क हो तो देखिए 8 को तकरीबन आपने 1.5 पे डिवाइड करना है, 1.5 से कुछ ज्यादा, तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा? 5 के करीब आ जाएगा। यानी क्या मतलब है? 4.8, ये जवाब आएगा 4.84 इंटू 10⁻27 MeV के बराबर आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात इसमें? ठीक है, ये हमारे सवालात थे। मैं देख लूंगा कोई और तो नहीं रह गया। तकरीबन जो है वो पास पेपर्स वाले जो हैं वो सारे हो गए हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं और जो आर्टिकल है इसको अब्जॉर्ब इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।